नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच नई दिल्ली में 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन के बाद 6 समझौते। उत्तराखंड और मणिपुर में सरकार बनाने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के आज और तेज होने और चक्रवात में बदलने की आशंका। फिनलैंड विश्व प्रसन्नता सूचकांक में लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर, अफगानिस्तान सबसे नीचे। गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज विश्व गौरैया दिवस। भारत के पंकज आडवाणी ने 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने साइबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विकास और शहरी विकास से संबंधित 6 समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच नई दिल्ली में 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री किशिदा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि जापान अगले 5 वर्ष में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों की साझेदारी का महत्व और बढ़ गया है। विश्व अभी भी कोविड-19 और उसके दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। वैश्विक इकोनॉमिक रिकवरी की प्रक्रिया में अभी भी अड़चनें आ रही हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाएं भी नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। इस संदर्भ में भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा आपसी विश्वास, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे हमारे साझा मूल्य हमारे संबंधों के मूल में है, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना आवश्यक है। भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हमारी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इस दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम साबित होगा। कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हमारे बीच सहमति बनी है, घोषणाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री किशिदा की यह यात्रा भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में नए आयाम जोड़ने में सफल रही है। भारत और जापान ने यूक्रेन में संघर्ष और मानवीय संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की। संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने हिंसा तुरंत समाप्त किए जाने तथा बातचीत और राजनयिक माध्यम से संघर्ष के समाधान की अपील की। बयान में कहा गया है कि दोनों नेता यूक्रेन में मानवीय संकट के समाधान के लिए समुचित कदम उठाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने परमाणु केंद्रों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सक्रिय प्रयासों का उल्लेख किया। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने क्वाड देशों के रचनात्मक कार्यों, विशेषकर कोविड वैक्सीन, उभरती प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचा सहयोग, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और शिक्षा क्षेत्र के लिए कार्यों की सराहना की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत और जापान के सुदृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से आपसी साझेदारी में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नई दिल्ली में विदेश सचिव ने कहा कि जापान के साथ भारत के संबंध विशेष महत्व रखते हैं और जापान उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत वार्षिक शिखर वार्ता करता है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने परस्पर हित और क्षेत्रीय तथा वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में सरकार गठन पर चर्चा के लिए राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ आज नई दिल्ली में अपने आवास पर बैठक की। इस बैठक में मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक और सतपाल महाराज सहित पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। पार्टी के विधायक दल की बैठक कल देहरादून में होगी। हाल ही में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 70 में से 47 सीटें मिली थीं। हालांकि श्री धामी, जिनके नाम पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था, खटीमा से हार गए थे। कांग्रेस ने 19 सीटें जीती हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय ने 2-2 सीटें जीती हैं। मणिपुर में पार्टी के नेतृत्व में गठित होने वाली सरकार के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा शाम तक हो सकती है। मणिपुर में पार्टी की पर्यवेक्षक निर्मला सीतारामन, पर्यवेक्षक किरण रिजिजू और राज्य के भाजपा प्रभारी बीएल संतोष के साथ आज सुबह इम्फाल पहुंची। मणिपुर में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और विधायक थोंगम बिस्वजीत भी पार्टी नेताओं के साथ इम्फाल पहुंचे। मणिपुर सरकार गठन को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी नेताओं ने कल मुख्यमंत्री पद के दोनों दावेदारों को नई दिल्ली बुलाया था। हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। इस बीच पार्टी सूत्रों ने बताया है कि आज पार्टी के प्रदेश प्रधान कार्यालय में एक बैठक होगी, जिसमें दिल्ली से आज पहुंचे तीनों नेता भाजपा विधायकों और प्रदेश पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे। बैठक के बाद अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के लिए केंद्रीय नेताओं की एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान समर्थित आतंक पर निर्णायक नियंत्रण कर लिया है। जम्मू में कल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र लौट आया है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के माध्यम से समावेशी विकास हो रहा है। धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर में 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित करने की उपलब्धि का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही 7 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स काम करना आरंभ कर देंगे। श्री शाह ने सुरक्षा बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो,
फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में इसके चक्रवात में बदलने की आशंका है। एक रिपोर्ट। तूफान मंगलवार 22 मार्च को उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और पूर्वी म्यांमा के तट से टकराने की संभावना है। ये पोर्ट ब्लेयर से 170 किलोमीटर दूर केंद्रित है। पिछले कुछ घंटे के दौरान असानी चक्रवात पूर्व की ओर बढ़ चुका है। इस चक्रवात के कारण आज सुबह पोर्ट ब्लेयर में मध्यम वर्षा हुई है। अगले 1 या 2 दिन में आंधी और भारी वर्षा की संभावना है। तूफान की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। मछुआरों को 22 मार्च तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एहतियात के तौर पर 22 मार्च तक सभी तरह की पर्यटन गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। सभी स्कूल बंद रहेंगे। नौवहन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। चेन्नई के लिए निर्धारित जहाज सेवा भी आज रद्द कर दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालना जारी रखे हुए हैं। तलाश और बचाव अभियान में सहायता के लिए उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में कई टीमें लगाई गई हैं। पोर्ट ब्लेयर से गौरव पटवाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच नई दिल्ली में 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन के बाद 6 समझौते। उत्तराखंड और मणिपुर में सरकार बनाने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के आज और तेज होने और चक्रवात में बदलने की आशंका। फिनलैंड विश्व प्रसन्नता सूचकांक में लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर, अफगानिस्तान सबसे नीचे। गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज विश्व गौरैया दिवस। भारत के पंकज आडवाणी ने 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 146 देशों की सूची में भारत 136वें स्थान पर है। फिनलैंड लगातार 5वें वर्ष सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। सूची में शीर्ष 5 देश यूरोप से हैं। इस सूची में अमेरिका 16वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में डेनमार्क दूसरे, आइसलैंड तीसरे, स्विट्जरलैंड चौथे और नीदरलैंड्स 5वें स्थान पर है। लग्जमबर्ग, नॉर्वे, इसराइल और न्यूजीलैंड शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कोविड काल में सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि ये पता लग सके कि कोविड ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को कितना बदल दिया है। और अब आज का संस्कृति संदेश। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। दुनिया को मायूसी के इस अंधेरे से निकालकर खुशियों की रोशनी में लाने के लिए 12 जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला किया कि हर वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाए ताकि लोग वो जिंदगी जी सकें जिसकी उनको दरकार है। संयुक्त राष्ट्र के फैसले के बाद 20 मार्च 2013 को पहला अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया गया। इसके बाद हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन लोगों को व्यस्तता, तनाव और अवसाद से निकालकर अपनी खुशी के बारे में सोचने का अवसर देता है। परिवार और मित्रों के साथ समय व्यतीत कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, गाइए, अपने शौक पूरे कीजिए और फिर ये सब काम आज ही क्यों, रोज कीजिए। शुरुआत आज से कीजिए, आगे
ये अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम प्रगति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे, लेकिन आने वाले कल की खुशियों के लिए हम आज की खुशियों को कुर्बान नहीं। आज विश्व गौरैया दिवस है। इस पक्षी के संरक्षण और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया की संख्या में तेजी से कमी को देखते हुए इसका महत्व और बढ़ जाता है। कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग, भवन निर्माण शैली में बदलाव और घरों से बगीचे समाप्त हो जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की संख्या तेजी से घटी है। इसके अलावा मोबाइल और टीवी टावर से होने वाले विकिरण भी इनकी संख्या घटने का मुख्य कारण है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के धौलपुर जिले में एक 26 वर्ष की महिला के साथ बंदूक की नोक पर कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले का संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। आयोग ने इस मामले की समयबद्ध जांच, पीड़िता को सुरक्षा देने और 7 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 181 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 15,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 1,700 लोग संक्रमित हुए। इस समय देश में 26,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया जा रहा है। कल 3,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। चीन में कल 4,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 2 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले वर्ष जनवरी के बाद कोविड से मौत का ये पहला मामला है। दोनों ही मौतें सर्वाधिक प्रभावित चिलिन में हुई हैं। संक्रमित लोगों में से लगभग 80% में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता चला है। इसके कारण अधिकारियों ने शून्य कोविड नीति को फिर से लागू करना शुरू कर दिया है। इस नीति के तहत सख्त लॉकडाउन, बड़े पैमाने पर जांच और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में क्वारंटीन के नियम लागू किए जाते हैं। इस नीति की पहले काफी आलोचना हो चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के पंकज आडवाणी ने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। कतर के दोहा में कल आडवाणी ने भारत के ही ध्रुव सितवाल को 6-2 से हराकर 8वीं बार ये चैंपियनशिप जीते। आडवाणी का ये 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में आज शाम भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन से होगा। लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में मलेशिया के मौजूदा चैंपियन ली जी जिया को 21-13, 12-21, 21-19 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरी ओर शीर्ष वरीयता प्राप्त एक्सेलसन ने चौथी वरीयता प्राप्त चाउ तिएनचेन को सीधे सेटों में 21-13, 21-15 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। जमशेदपुर में सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 1-0 से हराकर जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। कल भारत का सामना नेपाल से होगा। गोवा में आज इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में हैदराबाद फुटबॉल क्लब का मुकाबला केरल ब्लास्टर्स से होगा। केरल की टीम 2014 और 2016 में इस टूर्नामेंट की उप विजेता रही है। गोवा सरकार ने फाइनल मुकाबले के लिए स्टेडियम में पूरी क्षमता के साथ दर्शकों को मैच देखने की अनुमति दी है। इंडियन सुपर लीग देश में पुरुषों की शीर्ष पेशेवर फुटबॉल लीग है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ इस टूर्नामेंट का आयोजन करता है और फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड इसका वाणिज्यिक भागीदार है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल, मिथेनॉल, जैव डीजल, इलेक्ट्रिक हरित हाइड्रोजन को भविष्य बताते हुए कहा है कि भारत को ऊर्जा आयातक के बजाय ऊर्जा निर्यातक बनना चाहिए।
मुंबई में आज भारतीय चीनी और एथेनॉल सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। चीनी मंडी समाचार और सूचना पोर्टल द्वारा चीनी और सहयोगी उद्योगों के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में उद्योग से जुड़े घरेलू और वैश्विक अग्रणी विशेषज्ञ देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी के व्यापार में मुख्य चुनौतियों और जोखिम से निपटने संबंधी कार्यनीतियों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत में अधिक नवोन्मेषी सतत चीनी और एथेनॉल क्षेत्र बनाने पर भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को गरीबी से निकालने के लिए अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बनाना चाहिए। श्री गडकरी ने कहा कि ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र की दिशा में कृषि का विविधीकरण करने का समय की आवश्यकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की कड़ी में हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी दीनबंधु चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज को याद कर रहे हैं, जो 20 मार्च 1904 को भारत आए और दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से जुड़ गए। भारत में अपने लंबे प्रवास के दौरान इस ब्रिटिश समाज सुधारक ने भारतीय जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को समझा। उन्होंने महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य प्रमुख भारतीयों के सहयोग से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड्रयूज के रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी गहरे संबंध थे। टैगोर ने उन्हें कई अवसरों पर शांति निकेतन आमंत्रित किया था। सुजन माझी रे कौन घाट लगई बतोहरीना। एंड्रयूज ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर अनुबंध व्यवस्था के खिलाफ अफ्रीका में भी काम किया था और वहां के भारतीयों को उनके बुनियादी अधिकार दिलाने में सफलता हासिल की थी। भारतीय उन्हें दीनबंधु यानी गरीबों और शोषितों का मित्र कहते थे। एंड्रयूज एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्होंने सैकड़ों लेखों के साथ साथ लगभग 1 दर्जन ऐसी रचनाएं रचीं जिनका आम भारतीय के जीवन के साथ मानव जाति की समस्याओं से गहरा संबंध था। एंड्रयूज के बारे में गांधी जी ने एक बार कहा था, वो इंग्लैंड का एक अच्छा बेटा था और वो भारत का भी बेटा बन गया। मैं उससे बेहतर आदमी या बेहतर ईसाई से नहीं मिला हूँ। गांधी जी और रविंद्रनाथ की मुलाकात एंड्रयूज के माध्यम से ही हुई थी। एंड्रयूज ने एक ओर पश्चिम में गांधी जी के सिद्धांतों की व्याख्या करने और भारतीय नेताओं तथा ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत की संभावनाएं तलाशने का काम हाथ में लिया। दूसरी ओर वे विश्व भारती की स्थापना में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सहयोग कर रहे थे और उनके साथ भारत तथा विदेशों की यात्रा भी की। আমাদের শান্তি নিকেতন সে যে সব হতে আপন, আমাদের সব হতে আপন, আমাদের শান্তি নিকেতন। हम इस महान गांधीवादी को नमन करते हैं। आर्य भूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत। हम स्वतंत्रता सेनानी खगपति भोत्रा को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 20 मार्च 1943 को हुई थी। ओडिशा के कोरापुट के निवासी खगपति ने अगस्त 1942 में ओडिशा में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने हिरासत में ले लिया और नबरंगपुर जेल में रखा। जेल में अस्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण खगपति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें पहले 17 फरवरी 1943 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ कोरापुट जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। खगपति भोत्रा की 20 मार्च 1943 को कारावास में हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। आज हम दिल्ली निवासी शहीद सरफराज खान को भी याद कर रहे हैं।
जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। वो दिल्ली में सेना में शामिल हुए और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के बाद उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और 20 मार्च 1858 को फांसी पर लटका दिया। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी शहीद गंधर्व सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने सागर क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों से हाथ मिलाया और ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी। उन्हें एक भिड़ंत के दौरान अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 20 मार्च 1858 को फांसी दे दी। हम भारत के इस महान सपूत को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में तापमान 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर में जम्मू, श्रीनगर, लेह, मुजफ्फराबाद और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। यहां बूंदाबांदी होने की और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दक्षिण में विशाखापत्तनम, बेंगलुरु में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तिरुवनंतपुरम, पुदुचेरी और हैदराबाद में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। यहां तापमान 20 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में इम्फाल, शिलंग और कोहिमा में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, अगरतला और आइजोल में धुंध छाई रहेगी। ईटानगर में आंशिक रूप से और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इन शहरों में तापमान 12 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच नई दिल्ली में 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन के बाद 6 समझौते। उत्तराखंड और मणिपुर में सरकार बनाने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के आज और तेज होने और चक्रवात में बदलने की आशंका। फिनलैंड विश्व प्रसन्नता सूचकांक में लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर। अफगानिस्तान सबसे नीचे। गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज विश्व गौरैया दिवस। भारत के पंकज आडवाणी ने 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।